हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए हम एनसीईआरटी का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है व्योमस्थ खिंचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को ही समझना है। इसमें लिखा है व्योमस्थ, तो व्योम का मतलब होता है आकाश। तो आकाश में खिंचे यानी ऊंचाई पर। तो ये कुछ इस तरीके की कंडीशन है, जैसे यहाँ पे एक खंबा है और यहाँ पे एक खंबा है। बिजली के खंबे आपने देखे होंगे। अब हम मान लेते हैं कि इन खंबों से तार खिंचा हुआ है इस तरीके से। तो व्योमस्थ खिंचे इन्हें बोलेंगे व्योमस्थ, क्योंकि ये हो जाएगी यहाँ पे क्षैतिज, ये पृथ्वी हो जाएगी, तो ये आकाश में खिंचे हुए हैं, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे व्योमस्थ खिंचे। क्षैतिज बिजली के तार, अब ये क्षैतिज क्यों है? क्योंकि ये इस तरीके से हैं और ऊर्ध्वाधर नहीं है। ऊर्ध्वाधर का मतलब अगर तार इस तरीके से होता, लेकिन ये क्षैतिज है, इस तरीके से एक्स अक्ष जैसा है, तो ये पृथ्वी के ही अनुदिश है, इसलिए बिजली के तार में 90 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व पश्चिम जब भी हमें सवाल में दिया हो तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से दिशाओं का ज्ञान करने के लिए ये बना लेते हैं। ये साइन जो है वो दिशाओं को बताता है, जैसे ऊपर जो होता है वो उत्तर होता है, नीचे होता है दक्षिण, साइड में यहाँ पे पूर्व और यहाँ पे होता है पश्चिम। तो यहाँ पे जो 90 एम्पियर की जो धारा प्रवाहित हो रही है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि पूर्व यहाँ पे होगा और पश्चिम यहाँ पे होगा। तो इस डायरेक्शन में धारा आई प्रवाहित हो रही है, वो भी 90 एम्पियर की। तो ये है क्वेश्चन में, इस तरीके से हमें दिया गया है। आगे लिखा है कि तार के 1.5 मीटर नीचे, तो ये जो तार है इसके 1.5 मीटर नीचे, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 1.5 मीटर है, तो यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है या चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है b, ठीक है। और इसके साथ साथ आगे लिखा है कि दिशा भी ज्ञात कीजिए, कि जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और चुंबकीय क्षेत्र की हमें दिशा भी बताना है कि किस दिशा में होगा। तो अब इसके लिए आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इस तरीके से। तो हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि केवल आपको 1.5 मीटर नीचे जो है वहाँ पे तीव्रता निकालनी है। तो तीव्रता जब किसी चालक तार के कारण होती है, तो हमने देखा है कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण जो हम तीव्रता का फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है μ0/4 इंटू 2I/r। ये फॉर्मूला कब लगना है? जब कोई चालक तार हो और उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो और किसी दूरी पर तीव्रता निकालनी हो। जब कोई चालक तार हो, उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो और किसी दूरी पर हमें तीव्रता, सीधा सा कहने का मतलब है कि अगर चालक तार के संदर्भ में हमें I दिया है और R दिया है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसको उसी तरीके से करते हैं जैसे हमें बोर्ड परीक्षा में करना है। तो हमने तार बना लिया और इसमें हमने I बराबर 90 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी, और यहाँ से हमें 1.5 यानी नीचे ये जो दूरी है वो हम मान लेते हैं R बराबर है 1.5 मीटर, और इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं बिंदु P है, इस पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो इस तरीके से आप चित्र भी बना सकते हैं। और हल सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं। हमें धारा दी गई है तो हम लिखेंगे यहाँ पे I बराबर 90 एम्पियर हमें दी गई है। इसके साथ साथ जो R का मान है, R का मान इसलिए है क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें दूरी रहती है जो R से दर्शाते हैं, तो हम यहाँ पे R लिखेंगे
और ये हमें दी गई है 1.5, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1.5 मीटर। ठीक है। अब हमें किसी भी यूनिट को नहीं बदलना है, क्योंकि सभी एसआई सिस्टम में है, एम्पियर एसआई सिस्टम है और मीटर भी एसआई सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए परिणामी या चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो होगा B बराबर μ0 बटे 4 इंटू 2I/r, ये होगा। अब इसके पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और बता दूँ, ये पूर्व होगा और ये होगा क्या, पश्चिम, क्योंकि दिशाओं के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। और आप चाहें तो वो साइन भी यहाँ पे बना सकते हैं, ये वाला। तो इस तरीके से चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो b के नीचे b लिखा बराबर μ0 बटे 4 इसका जो मान होता है वो होता है 10⁻⁷ की घात। अब ये जो इंटू है इसको हम गुणा में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटू का मतलब गुणा ही होता है। इसके बाद क्या लिखा है 2, तो 2 लिख दिया। इसके बाद क्या लिखा है I का मतलब कितना है, 90 एम्पियर हमें धारा दी गई है, तो 2 और I के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह, और I का मतलब 90 एम्पियर, यहाँ पे हमने 90 लिख दिया। और नीचे R कितना दिया गया है 1.5, तो हम इस पे यहाँ पे लिख लेते हैं 1.5। अब यदि हमें ये दशमलव हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली दशमलव हटाना है तो हम इस 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव का 1, जैसे 1.5 लिखा है ना, तो अगर दशमलव हटाना है तो दशमलव का 1, और दशमलव के बाद जितने जीरो उतने, जितने अंक उतने जीरो। यहाँ पे कितना है, एक ही अंक है, अगर इस तरीके से होता तो 2 अंक हो जाते, 1 अंक है इसलिए 1 जीरो, तो 15/10 हम लिख सकते हैं। तो b बराबर, अब यहाँ पे जो 15/10 आएगा उसको हम पलट भी सकते हैं, 10-7 की पावर, और यहाँ पे जो है 2 गुणित 90, और नीचे जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15/10। तो अब ये जो बटे के बटे में है और ये पलट जाएगा, तो हम नीचे वाला, या फिर हम कह सकते हैं ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो b बराबर आएगा 10⁻⁷ की घात गुणित 2 गुणित 90, और ये 10/15 हो जाएगा। 15/10 का क्या हो जाएगा, 10/15। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे। उसके पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, 15 एकम 15 और 15 छक्के 90, तो 6 बार कैंसिल होगा। तो b बराबर क्या बचता है, 6 दूनी 12 और 12 धाम 120। तो पहले हम अंक लिख लेते हैं 120, 10 की पावर हम बाद में लिख लेते हैं, तो 10⁻⁷ की पावर। अब चूंकि यहाँ पे ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमें लिखना होता है मानक रूप में। मानक रूप का मतलब जैसे इस तरीके से लिखा हो, 10 पे कुछ भी पावर हम लगा लेते हैं, जैसे इस तरीके से। तो दशमलव जब भी हम मानक रूप में लिखते हैं, इसका मतलब है कि हमें 1 अंक बस चाहिए, उसके बाद हमें दशमलव चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 अंक हैं, हमें चाहिए 1 के बाद दशमलव वाला फॉर्म, तो इसको इसी को बना लेते हैं। अभी दशमलव कहाँ पे है, तो 120 की बात करें तो अभी दशमलव यहाँ पे है। अब हमें इसे 2 अंक आगे खिसकाना है। तो मैंने आपको बताया है, और वो आपको पता भी होना चाहिए, कि अगर हम दशमलव, किसी भी संख्या में दशमलव यदि हम कहाँ ले जाएं, ये मान के चलिए दशमलव है, अगर हम इस तरफ ले जाते हैं तो 10 की पावर बढ़ती है। अगर हम दशमलव इस तरफ ले जाएंगे तो 10 की जो पावर होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है। और अगर हम दशमलव, सीधी सी बात है, दशमलव को यदि हम लेफ्ट तरफ ले जाएंगे तो 10 की पावर बढ़ेगी, और दशमलव को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो 10 की पावर जो है वो क्या होगी, घटेगी। ये थोड़ा सा आपको समझना है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप किसी भी न्यूमेरिकल में कभी नहीं अटकेंगे। अगर 10 की पावर, देखिए दशमलव को यदि लेफ्ट तरफ ले जाते हैं तो क्या होगी, 10 की पावर बढ़ेगी, और दशमलव को यदि राइट तरफ ले जाते हैं तो 10 की पावर क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। चलिए, अभी दशमलव यहाँ पे होगा, किसी भी पूर्णांक का दशमलव कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। अब इसको हम यहाँ पे ले जाना चाहते हैं, तो हम 2 अंक इसको लेफ्ट तरफ ले जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड तरफ ले जाएंगे इस तरफ। तो 1.20, अभी दशमलव कहाँ खिसक गया? यहाँ पे। कितने अंक खिसका आया है? 1 और 1 2 अंक। तो 10 की जो पावर है वो 2 बढ़ जाएगी। तो -7 पहले थी, इसमें हमने 2 और बढ़ा दी मतलब प्लस कर दी। तो कितना आया? -5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि साथ में हमने 2 बढ़ाया तो -5 कैसे हो गया? तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये माइनस की जो है घात है। तो माइनस की घात में जब आप बढ़ाओगे तो उससे छोटी ही आएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो यदि आपसे कहा जाए ये होता है बढ़ता क्रम, इसी तरीके से, तो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, इसी तरीके से -5 से बड़ा -4 होगा। जबकि 4 छोटा है, लेकिन 4 छोटा किस संदर्भ में होगा? यहाँ पे 4 छोटा होगा, 5 बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे -5 से बड़ा क्या होगा? -4। और -4 से बड़ा क्या होगा? -3। इसलिए -7 से बड़ा क्या है? -5। इसमें हमने 2 बढ़ाया है। तो -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, यानी कि यही क्रम रहेगा। ये बढ़ता क्रम है। तो कभी भी आपको अगर लिखा है -8 और -7 और इसमें से बड़ा कौन है, तो आपको बताना है -7, क्योंकि संख्या रेखा में इसकी स्थिति पहले आएगी 0 के संदर्भ में। अगर उस तरीके से समझ में नहीं आया तो एक बात याद रखिए, दशमलव यदि हमें लेफ्ट तरफ ले जाना है तो 10 की पावर क्या होगी? बढ़ेगी। याद रखिए, अगर दशमलव हम लेफ्ट तरफ ले जाएंगे तो 10 की पावर बढ़ेगी, और अगर दशमलव राइट तरफ ले जाएंगे तो 10 की पावर घटेगी। जैसे 10 के ऊपर -8 की घात है और दशमलव आप 2 अंक इस तरफ ले गए, तो जितने अंक ले गए आप उसमें बढ़ा दीजिए, लेफ्ट तरफ ले जाने से बढ़ाइए, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे मैंने अभी किया है। अब ये हो गया मानक रूप, तो आप इसे टेस्ला के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो छोटी छोटी बेसिक सी बातें होती हैं वो मैं आपको यहीं इसी क्वेश्चन के अंतर्गत समझा देता हूँ, ताकि आपको अलग से समझाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो ये हो गया हमारे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए और इसे एक बार अभ्यास करके देखिए। अब हमें परिमाण तो पता चल गया है, हमें दिशा भी पता करनी है। तो दिशा कैसे पता की जाए, और किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम यहाँ पे मैक्सवेल का जो दाएं हाथ का नियम है, यानी कि राइट हैंड रूल, देखिए ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अब राइट हैंड रूल क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसके अनुसार मैक्सवेल कहते हैं कि अगर अंगूठा जो है ये धारा को दर्शाए, धारा की दिशा को दर्शाए, ठीक है, अंगूठा क्या करे? धारा की दिशा को दर्शाए, और उंगलियां उस बिंदु को दर्शाएं जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए उसी हिसाब से सेट करते हैं। अंगूठा हमें किस तरफ लगाना है? जिस डायरेक्शन में धारा है। तो मैं चित्र को थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने चित्र को इस तरीके से किया आपको समझाने के लिए। अब देखिए, धारा है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो अंगूठा भी कैसा हो गया? पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। इसके बाद ये जो बिंदु P है, इसकी डायरेक्शन है ऐसे, तो अंगूठे और हथेलियों को हमने भी लंबवत फैलाया है, तो उंगलियां कहाँ होंगी? उसी के लंबवत। ये धारा की दिशा है, दिशा बस देखना है, ये धारा की दिशा है पूर्व से पश्चिम, ठीक है। ये जो उंगलियां हैं ये उस बिंदु की ओर संकेत कर रही हैं जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हो गया ना, इसी ऐसी धारा की लंबवत है ना बिंदु P पर, तो यहाँ पे ये हो गई धारा की दिशा, ये हो गई बिंदु P की दिशा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 है,
तो मैक्सवेल कहते हैं कि यदि अंगूठा धारा की दिशा बताए और उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, मान लेते हैं ये है बिंदु P। तो जो हथेली है, हथेली जो है, ये जो हथेली का जो खुला हिस्सा है ये वाला जिसमें रेखाएं बनी होती हैं, ये क्या बताएगी? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए। तो हथेली की दिशा कैसी है? ऊपर की ओर। अगर हम इसका एरिया वेक्टर रखें तो ये होगा ना ऊपर की ओर। तो जो हथेली की दिशा है वो क्या होगी? ऊपर की ओर। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा होगा? ऊपर की ओर। तो अब हम कहेंगे, अगर हम इसी की बात करें तो परिमाण तो निकाला है हमने इतना, लेकिन दिशा क्या होगी? कागज की तल की लंबवत ऊपर की ओर। अभी समझा क्यों होगा ऊपर की ओर? तो दिशा जो होगी किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की, वो होगी कागज के तल की लंबवत ऊपर की ओर, कागज के इस तरीके से। और नोट्स में और सिस्टमेटिक लिखा है, तो मैंने आपको बताया है कि नोट्स कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप में से कुछ बच्चों ने नोट्स डाउनलोड भी किए हैं और वहाँ जाके कमेंट्स भी किए हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट यदि आपको नहीं पता है, पहली बार आपने वीडियो देखा है, तो ध्यान रखिए, आप notesbysandeep.com, ये जो वेबसाइट है, ये गूगल में जाएंगे, आप लिखेंगे तो आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहाँ से आप 3 डॉट आपको दिखेंगे, है ना? 3 डॉट पर क्लिक करोगे, कक्षा 12वीं सेलेक्ट करना है और फिजिक्स के सभी चैप्टर आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप यूट्यूब में फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको उसी नोट्स के अकॉर्डिंग पूरा अध्ययन मिलेगा, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल है थोड़े, उसके बाद फिर थ्योरिकल क्वेश्चन है। कंप्लीट स्टडी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य के साथ आपको पढ़ना होगा, सभी चीज़ें अच्छे से करनी हैं। और वीडियोस मात्र देखने से कुछ नहीं होगा, आपको वीडियोस देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि आप इन्हें न्यूमेरिकल पर जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आप इनमें माहिर हो जाओगे, और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगना है। और ये जो न्यूमेरिकल होते हैं, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम, किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं, तो आप उनको अच्छे से टैकल कर पाएंगे और क्वेश्चन को समझ पाएंगे, इसलिए। और ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो अच्छा अध्ययन करें, मेहनत करें, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।